बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है और इसके लिए कोशिशें, हुकूमत की सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। अगर बात की जाए 9th रिव्यू की, तो 25 अक्टूबर से लेकर आज तक ये 9th रिव्यू पाकिस्तान कंटिन्यू नहीं कर पाया। इससे पहले अगर इसी 8th रिव्यू की बात की जाए तो मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे और उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली 8वें रिव्यू को कंटिन्यू किया, IMF का प्रोग्राम बहाल रखा। लेकिन जब से इसहाक़ डार साहब पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान को इन मुश्किलात का सामना है कि IMF पाकिस्तान के साथ ये रिव्यू कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा। इसहाक़ डार साहब की नाअहली कही जाए या उनकी गलत डिसीजंस कहे जाएँ। इसहाक़ डार साहब इस दौरान बड़ी ब्रूटल स्टेटमेंट्स भी देते रहे, यानी बार बार ये कहा कि आई डोंट केयर, अगर IMF हमारा साथ देता है या नहीं देता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर IMF हमारे साथ चले या ना करे। इन दी एंड इसहाक़ डार साहब भी मजबूर हो गए हैं और आज बड़ा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से IMF के तमाम उन लोगों को, MD IMF को, तमाम उन लोगों को किसी भी तरह एग्री किया जाए, जिसके लिए बार बार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। और 2 दिन का वक्त ग़ालिबन बाकी रह चुका है IMF का। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाए तो क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर? क्या पाकिस्तान के लिए IMF का कॉन्ट्रैक्ट कितना ज़रूरी है? जिस तरह खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की बातें की जाती हैं और कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान मुश्किल हालात के अंदर है, ठीक है हमारी इकॉनमी, हम इस टाइम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर IMF का ये रिव्यू कंटिन्यू ना हो पाया, क्या कंसिक्वेंसेस होंगे इसके? और दोस्त ममालिक भी हैं हमारे, बहुत से इत्तेहादी भी हैं, वो जो सब हमें सपोर्ट करें तो पाकिस्तान इन तमाम मुश्किलात से निकल सकता है। फिर एक बड़ी तादाद है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि इस मुल्क का असासा हैं, वो सब भी पाकिस्तान को सपोर्ट करें तो मेरा ख्याल है शायद हमें, क्योंकि 30 से 32 बिलियन डॉलर्स वो हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के रेमिटेंस हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो पाकिस्तान को IMF कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पाकिस्तान ने IMF से 6 अरब डॉलर की बैरूनी फाइनेंसिंग पर की दरख्वास्त की है और बार बार IMF से कहा जा रहा है कि नरमी इख्तियार की जाए इस सब के ऊपर। जबकि IMF अगर थोड़ा सा पास्ट कुछ दिनों में देखें तो बजट में तब्दीली के बगैर स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हो सकता, IMF की स्टेटमेंट आई थी। यानी बजट के हवाले से भी बहुत से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे IMF को, बहुत सी चीज़ें थी जो वो चाह रहा था कि बजट के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं हुई हैं। और अगर IMF को थोड़ा सा देखा जाए तो शायद ऐसे ही महसूस होता है कि IMF मुल्क के अंदर आवाम की, लोगों की बेहतरी की कुछ बात कर रहा होता है। अगर यहाँ पे बात की जाए अपने अखराजात को कम करने की, तो IMF ये बात कहता है कि आपको अपने अखराजात कम करने चाहिए हैं। हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से सियासतदान अपनी अयाशियाँ करते हैं और आवाम के टैक्स के पैसे को बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, बेधड़क होकर अयाशियाँ करते हैं आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर, इन तमाम अखराजात को कंट्रोल करना चाहिए है। IMF की बार बार इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि आप अपने अखराजात को कंट्रोल करें, आपकी आमदनी से आपके अखराजात ज़्यादा नहीं होने चाहिए हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है और आई गेस कोई भी समझदार शख्स, आप एक घर को देख लें, अगर एक घर के अंदर अखराजात आमदनी से ज़्यादा हैं तो वो घर परेशान होगा। सिमिलरली एक मुल्क का भी यही हाल है कि अगर उस मुल्क के अखराजात उसकी आमदनी से ज़्यादा हैं तो वो मुल्क की इकॉनमी स्टेबल नहीं हो पाएगी, बदहाली का शिकार होगा और किसी भी तरह से अपनी आवाम को सपोर्ट नहीं कर सकेगा, उनकी वेलफेयर के काम नहीं कर सकेगा। यही सब कुछ पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। यहाँ पर अगर हम अपने सरकारी अफसरान की मुराद की बात करें, उनकी तमाम फैसिलिटीज़ की बात करें, उनकी तनख्वाहों की बात करें या तमाम चीज़ों को देखें, तो शायद इतना प्रोटोकॉल, इतना कुछ दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं दिया जाता जो कुछ पाकिस्तान में देखने को मिलता है। 100 गाड़ियों के फ्लीट चलते हैं यहाँ पे सियासी लीडर्स के साथ। सरकारी गाड़ियों की बात की जाए तो सैकड़ों गाड़ियों के फ्लीट्स हैं। जबकि अगर यही बात UK की जाए, UK को देखें तो वहाँ पर सिर्फ 56 सरकारी गाड़ियाँ हैं जो वज़ीर-ए-आज़म से लेकर तमाम सरकारी अफसरान के लिए अवेलेबल हैं। द नंबर इज़ ओनली 56। और हमारे यहाँ लाखों सरकारी गाड़ियाँ हैं जिनका पेट्रोल, जिनकी मेंटेनेंस, जिनका सब कुछ आवाम के टैक्स के पैसे से दिया जाता है, आवाम को निचोड़ा जाता है। गरीब आदमी कमाई करता है, बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता है, लेकिन उससे टैक्स लिया जाता है। टैक्स पेयर की बात करें मुल्क के अंदर तो 25 करोड़ की आबादी में मुश्किल से चंद लाख लोग हैं मुश्किल से जो टैक्स देते हैं यहाँ पे। यानी अगर टैक्स पेयर को देखा जाए तो फिर इस मुल्क के अंदर सब लोग टैक्स भी नहीं दे रहे हैं। टैक्स नेट के अंदर लाने के लिए हुकूमत को ऐसे ख़ास इक़दामात नहीं उठाती कि सब लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आया जाए। ऐसी
फ्रेंडली इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया जाए कि हर शख्स यहाँ पर टैक्स दे, उस टैक्स को देने के अगेंस्ट उसको ऐसी छूट मिले कि वो खुश होकर टैक्स दे। कैसे ये सब कुछ हो सकता है? इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सैयद अली इमरान साहब ने। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी अली भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है मुझे आपकी बात। ठीक हो गया सर। जिस तरह से बात कर रहे थे IMF की और पाकिस्तान की हालात की, ऑब्वियसली बीइंग एन इकोनॉमिस्ट यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, और मैं चाहूँगा कि अगर हम थोड़ा सा रोशनी डालें इस IMF कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। रोज़ाना सी डेडलाइन ख़त्म होती आ रही है, दिख रहे हैं कि डेडलाइन में इतने दिन रह गए, चंद रोज़ रह गए। इसहाक डार साहब जो बड़े चैम्पियन बनते थे इस मुल्क के अंदर, कहते थे मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ और मैं IMF को हैंडल करना मेरे लिए कोई काम ही नहीं है, मैंने बड़ी बार हैंडल कर लिया है। 9th रिव्यू आके फंसा चुके हैं इसहाक डार साहब, और 8वां रिव्यू इन्हीं के पार्टी के शख्स थे मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने बड़ा सक्सेसफुली कंटिन्यू किया था। 9th रिव्यू 25 अक्टूबर से लेकर आज तक कंटिन्यू नहीं कर पाए। क्या ये इसहाक डार साहब की नाअहली कहा जाएगा, या हालात ही ऐसे थे कि IMF ने आपके साथ कंटिन्यू करना ही नहीं था? दिसंबर में तो आप देख लें कि पूरा माली साल जो है वो इख्तिताम पजीर होने को है, मगर अभी तक हमारे पास ये IMF की कोई उम्मीद जो है वो नजर नहीं आई। हाल ही में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने MD IMF जो है उनको कहा है कि आप इसके ऊपर नरम रवैया जो है अख्तियार करें, और 2 मेजर पॉइंट्स आपके सामने नजर आए। एक जो है वो नजर आया कि जो आपकी इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको 1% अचानक एकदम इंक्रीज कर दिया गया। इसके अलावा आपको नजर आया कि आपको जो है वो बजट के अंदर 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए गए, और बड़ी जो है वो अचंभे की बात यह है कि ये सुपर टैक्स सॉलिड ग्रास के ऊपर लगाया गया, जो कि पहले ही विद होल्डिंग टैक्स देते हैं, यानी जिनके तनख्वाहों से पहले ही टैक्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। सबसे आसान टारगेट सॉलिड ग्लास ही होती है। इसके अलावा आपने देखा कि 85 अरब रुपए के उसने कहा कि अखराजात में कमी करें, तो कुल मिला के 300 अरब के उन्होंने कहा कि आपको नए रेवेन्यूज या तो कलेक्ट करने हैं या अपनी आपको उस तरीके से अखराजात को कम करना है। तो अब अगर ये जो 300 अरब में से 215 रुपए के जो टैक्स लगाए, 215 अरब रुपए के जो टैक्स लगाए गए, यहाँ पर ये चाहिए था कि इतने से ही PSDP को जो एलोकेशन की हुई है वो कम कर दी जाती, लेकिन जाहिर है कि इलेक्शनों का साल नजर आता है, इलेक्शन के लिए क्या रेडी है, तो शायद जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स करके अपने वोटर्स को कुछ दिखाना चाहते होंगे। मगर अगर इसको जो ऐसे किया जाता कि PSDP को कम कर दिया जाता, तो ये इतने बड़े ह्यूज टैक्सेस लगाने की वो जरूरत ना होती, और वो भी सॉलिड क्लास के ऊपर। यहाँ पर आपने देखा कि एग्रीकल्चरल जो टैक्स है उसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह जो है वो तवज्जो नहीं दी गई, वहां से आपको मिल सकता था, आपको रियल स्टेट के ऊपर से मिल सकता था, आपको वो जो रिटेलर्स, खासतौर पे रिटेलर्स जहाँ पर इस वक्त वो टैक्स यहाँ तो बिल्कुल दिया नहीं जा रहा होता, यहाँ बिल्कुल मुनासिब टैक्स दे रहे होते हैं, वो उसके टैक्स नेट को बसी करने की कोई बात होती, मगर सीधा सॉलिड क्लास को लगाया गया। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो IMF को मनाने के लिए जो ज़रा सूद में इजाफा किया गया है, ये 1% जो है पाकिस्तान के अपनी गवर्नमेंट के ऊपर जो बोझ है वो 200 अरब रुपए से ज्यादा की मद में है। तो ये कुल मिला के जो है 1% इंक्रीज एक बिजनेस जो जॉल्ट है, यानी बिजनेस को जो है वो बहुत बड़ा झटका जो है पहुंचा सकती है। इंडस्ट्री पहले ही 21% जो हिस्ट्री हाई इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर परफॉर्म कर रही है, और 1% मजीद इजाफा, और आप देखते हैं कि जो इसके ऊपर बैंकों के स्प्रेड्स, तो ओवरऑल मिला के जो सिचुएशन बनेगी वो तो बिल्कुल फाइनेंस कॉस्ट किसी भी कंपनी की वो इंक्रीज कर जाएगी। तो आप देख रहे हैं एक ये अच्छा अभी थोड़ी देर पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, चंद दिन पहले ही, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट को जो है वो स्टेटस को रखा गया था। सर ये इंटरेस्ट रेट को जो इंक्रीज किया है, कितना इम्पैक्ट होगा इसका? मतलब ये शरह सूद में इजाफा कर दिया है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है, और पहले जिस तरह कहा जा रहा था कि शायद इसको कम करेंगे, लेकिन अब इसको फिर से इंक्रीज कर दिया है। कितना इम्पैक्ट होगा इसका मार्केट के अंदर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पहले कहा जा रहा था कि इसको स्टेटस को रखेंगे या डिक्रीज करेंगे। आप वो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि फ्यूचर रियल इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट मुताबिकत रखें। ठीक। अब
इस वक्त जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का दोबारा से कहा गया कि हम देख रहे थे कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट यानी इन्फ्लेशन ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट्स कम है, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को जो है वो खींच नहीं सकते आप वापस नीचे की तरफ, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने का एक जवाब पैदा किया गया। लेकिन जाहिर है कि इस हवाले से आप अगर मेरे पिछले तज्जिए देखें तो उसमें मैंने यही कहा था कि IMF ने एक खास परसेंटेज ऑफ अमाउंट इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाने की बात की थी और वहीं तक ही बात तकरीबन पहुंच चुकी है, देर से पहुंची लेकिन उन्होंने पहुंचा दी है। इन्फ्लेशन रेट आप देखें, इन्फ्लेशन रेट जो है वो स्काई रॉकेट है, उस इन्फ्लेशन रेट के साथ जो इन्फ्लेशन जो मुसलसल इंक्रीज कर रही है तो IMF की डिमांड जो है वो जाहिर है कि उनके हिसाब से लॉजिकल है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो सबसे बड़ी जो बोर्विंग है वो खुद हुकूमत पाकिस्तान की है। अब हुकूमत पाकिस्तान को जो पहले ही इस वक्त आपने देखा कि जो सबसे बड़ा बजट का एलोकेशन है वो तो डेट सर्विसिंग की है। अब उसके अंदर 1% मजीद इंक्रीज जब हो जाएगा तो 200 एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक 200 अरब के नए सूद देना पड़ेगा, तो कुछ अंदाजों के मुताबिक 200 अरब से ज्यादा है। तो ये तो खुद हुकूमत की जो है वो कमर हिल जाएगी जब ये 1% के साथ इंक्रीज जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स में आया। अब IMF का पैकेज जो है तो नागुज़ीर है, नागुज़ीर हमेशा से है और आगे आने वाली हुकूमतें भी जो है वो IMF का रुजू करेंगी। और IMF ने उस वक्त पहले ही कहा अक्टूबर में $1 अरब आपने रेंज करने हैं, उस वक्त भी जो है वो एक जिद थी कि $1 अरब जो है वो नहीं बनते हैं, वो नहीं बनते हैं, फिर अभी भी उस $1 अरब के ऊपर वो कायम है। इसके अलावा अभी हाल ही में बजट में $1 लाख तक भी जो इनवर्ड रेमिटेंसेज हैं उसके ऊपर कोई एमनेस्टी टाइप कोई चीज जिक्र हुआ, क्योंकि मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उस $1 लाख को पूछे बगैर पाकिस्तान जो है वो रेमिटेंस के ऊपर भी IMF को जो है वो एतराज है। उस हवाले से इसको मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से जो है वो इसको नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता कि कोई भी फॉरेनर अगर $1 लाख तक पाकिस्तान लेके आ रहा है उसे किसी किस्म की पूछगछ नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। और अच्छा पहले की बात कि मैं इसकी जो हिस्ट्री देख रहा था तो ये 2017-18 में इन्हीं के दौर के अंदर जो है वो इसके ऊपर एक लिमिट लगाई गई थी और ये लिमिट जाहिर है इसलिए लगाई गई थी कि ताकि जो मॉनिटरिंग है इनवर्ड रेमिटेंसेस की वो हो, और जो कि गलत बात नहीं है। अब जब ये मॉनिटरिंग जो है वो $1 लाख तक लेके जा रहे हैं तो यानी जरा ईज आउट कर रहे हैं ताकि डॉलर्स की इनफ्लो अच्छी हो। ये अपने तरीके से जो है वो एक किस्म की एमनेस्टी है, मगर IMF के चूंकि प्रोग्राम में है हम तो इस वजह से इस किस्म की एमनेस्टीज जो है वो IMF को बिल्कुल आती नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि IMF ने शहबाज शरीफ साहब के कहने पे कुछ टाइम मांगा है और वो टाइम कितना है बाकी बताएगा, लेकिन हमारे पास एक अंदाजे के मुताबिक $10 अरब है और एक अंदाजे के मुताबिक $15 अरब है। ये हमें दिसंबर तक अरेंज करते हैं, दिसंबर तक जो है वो हमारी ये इसके अंदर एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं। इसके अलावा मुसद्दक मलिक साहब ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमारे पास $20 अरब की जो FDIs आएंगी, जिसमें सऊदी अरब, UAE और शायद कतर है, और वो $20 अरब उन्होंने गिनवाए थे और उन्होंने कहा था कि अब IMF प्लान B है और ये इनवर्ड जो FDIs आएंगे प्लान ही है, मगर ये सारी इंटर रिलेटेड है। अभी आपने देखा जिस तरीके से शहबाज साहब ने जाके तरीके से जो है वो MD IMF को जो है कहा है कि इसकी तरफ जो है वो नरम रवैया इख्तियार करे IMF की तरफ, तो ये मुसद्दिक मलिक साहब के प्लान A, B, C के हवाले से जो बयान टोटली नफी है। अब सिचुएशन ये है कि एक वजीर जो है वो कहता है, सर ये बातें बार बार की हैं हुकूमत की जानिब से, यानी अगर इसहाक डार साहब को देखा जाए तो मल्टीपल टाइम्स ही हैज़ स्टेटेड दैट IMF की तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं, जल्द खुशखबरी आ जाएगी। फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात करें, मल्टीपल टाइम्स ही हैज़ स्टेटेड द सेम स्टेटमेंट कि IMF की तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं, बस जल्द ही हमारा स्टाफ लेवल मुआहिदा होने लगा है और ये सब कुछ हो चुका है, बड़ी जल्द आवाम को खुशखबरी सुनाई जाएगी। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है। सर ये क्या फेक स्टेटमेंट्स थी या ये तब से कोशिश किए जा रहे हैं, और ऐसी कौन से ऐसे मसाइल थे कि IMF इनकी बात पे एग्री नहीं हो पा रहा, ये प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो बड़ा स्मूथली 8th रिव्यू को कंटिन्यू कर लिया था। सर अच्छा, जहां तक मिफ्ता इस्माइल साहब की बात है, उन्होंने जो IMF की कंडीशंस हैं वो एक एक करके कंप्लीट की, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं प्योर मायनों में, तो उन्होंने
एक एक चीज जो है अपनी जो कंडीशन है पाकिस्तान की टुवर्ड्स आईएमएफ मीट की, और वो जो एग्रीमेंट है वो हुआ, और उसके बाद आईएमएफ का पैकेज बहाल हुआ। अगर आपने देखा कि आईएमएफ का पैकेज बहाल होने के साथ जो हमें अलाइड कमिटमेंट्स थी वो भी मिली, मगर वो बहुत जल्द हजम कर गया पाकिस्तान के लायबिलिटीज की पेमेंट। अभी भी जो सिचुएशन है अगर आप देखें तो आईएमएफ का जो पैकेज है $1 की जो किस्त उन्होंने जो है वो देनी है, और इसके साथ जो अलाइड कमिटमेंट्स है वो उसको मिला भी लें तो शायद हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज से तो जो है वो हम जान पा सकते हैं। डिफॉल्ट के जो साए मंडलाते हैं और जिस तरीके से मूडीज फिच वगैरह पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव रेटिंग करती है, उससे हमारी शायद जो है वो ठंडी हो जाए, बचत हो जाए। मगर जो बिजनेस की जो कंटिन्यूटी है वो तभी मुमकिन है जब इंपोर्ट्स जो है वो आराम से तसल्ली से की जा रही हो। और आईएमएफ ने अभी देखा आपके इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर जो है वो आया, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन वो उठा ली गई है। इस तरह के सर्कुलर जो आपने देखे, ये बिल्कुल दुरुस्त है और अच्छा काम है। बट क्या पाकिस्तान के पास इतने डॉलर्स के जखायर होंगे कि तमाम को वो पूरा कर सके, ये एक सवालिया निशान है। तो एक देखना ये है कि लोन लेने के बाद उसको एक्सटर्नल लायबिलिटीज पेमेंट्स तो कर दी गई, लेकिन क्या फर्दर आगे जो पाकिस्तान के पास डॉलर्स कमाने का या जखीरा करने का जरिया है रेमिटेंसेस, के तारिकीन वतन जो है वो भेजते हैं, और दूसरी तरफ से एक्सपोर्ट्स, इनकी क्या सिचुएशन है, क्या ये इंक्रीज करेंगी? हमने जो सिचुएशन देखी थी वो ये थी कि रेमिटेंसेस जो है उनका फ्लो कम होना शुरू हो गया। हमने ये भी देखा कि एक्सपोर्ट कम होनी शुरू हो गई है। लेकिन रेमिटेंस का जो फ्लो कम हुआ है इसकी वजह ये तो नहीं थी कि ओपन मार्केट के अंदर रेट का बड़ा डिफरेंस था, बड़ा गैप था इंटरबैंक और ओपन मार्केट का डॉलर का, जो कि अब बाय द टाइम हम देख रहे हैं रोजाना की बेस पे कम होता आ रहा है। और ये कम होने की क्या वजह है सर? क्या इज इट सम गुड स्टेप्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, या ये जो इस टाइम पे ईद के करीब बाहर से जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं वो अपने साथ फॉरेन करेंसी लेके आते हैं, डॉलर्स लेके आते हैं, तो वो मार्केट में फ्लरिश थोड़ा सा फ्लो किए हैं उन्होंने, इसकी वजह से मार्केट के अंदर डॉलर का इंटरबैंक रेट के नज़दीक आ रहा है? या आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट के कोई डिसीजंस थे जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है? नहीं, इसमें जो है ना बहुत सारे अवामिल हैं, और खुद हुकूमत भी इस पर जो है वो कोशिश तो पूरी कर रही है कि ओपन मार्केट को संभाल सके। मगर जिस तरीके से अक्टूबर में डॉलर को पैक किया था जी, और उसके बाद जो है वो डॉलर की रेट जो है ओपन मार्केट में डिफरेंट थे और इंटर बैंक में डिफरेंट थे और ब्लैक मार्केट में डिफरेंट थे। एक की बजाय 3 मार्केट्स बने, 3 रेट बन गए। तो वो उस सिचुएशन की वजह से जाहिर है कि एक शख्स जो है वो बाहर से पैसे भेज रहा है, तो उसको तो जो जिस तरीके से अपने घर पे बच्चों को, बीवी को, माँ बाप को पैसे ज्यादा मिले, 2, 5 रुपए, 10 रुपए ज्यादा मिले, तो वो तो उसी चैनल के थ्रू भेजेगा ना। तो इसीलिए इंटरबैंक और ओपन मार्केट का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, मगर इस चीज को 2, 3, 4 महीने तक कंटिन्यू रखा गया। अब उस चीज में जब मेरे ख्याल में तकरीबन जनवरी में ये सिचुएशन बेहतर हुई और आपने देखा कि ओपन मार्केट और जो इंटरबैंक का कुछ बेहतरी आई, लेकिन फिर उसके बाद खराब हो गई, फिर बेहतरी आई, फिर सिचुएशन खराब हो गई। अभी फिर जो है वो काफी जो ओपन मार्केट के प्लेयर्स हैं उनसे बातचीत करके कुछ जो है अमाउंट जो है डॉलर्स की ओपन मार्केट में डाल के सप्लाई बेहतर करके, और इसी तरीके से ईद का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, कुर्बानी की जान के लिए रेमिटेंसेज आई हैं, जाहिर है कि उसका बड़ा इम्पैक्ट है। ओपन मार्केट के जो रेट्स हैं वो इंटरबैंक के साथ हो गए। लेकिन यहाँ पे ये बात बड़ी जरूरी है बतानी कि हुकूमत और यहाँ पे बैठे हुए जो माहिरीन है उनको देखना ये चाहिए कि इस वक्त फेड भी जो है उसका रेट 5.5 हाई पे जा चुका हुआ है। कहाँ उसका रेट जो है 1 साल पहले 25 पैसे पे था, यानी 0.25 पे था, अब वो रेट बढ़ के 5.25 पे हो गया। इसी तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अभी एक और रेट हाई की है, वो भी 5% से इर्द गिर्द जो है वो इस वक्त अपना इंटरेस्ट रेट किया है। यूरोपियन बैंक अपना इंटरेस्ट रेट लेके जाते हुए हैं। तो जाहिर है कि जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या देखेगा, ये देखेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कहाँ पे है सबसे पहले, और कौन अच्छा रेट दे रहा है। पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो चूंकि डाउन है, पाकिस्तान डबल रेट देख के शायद ये जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना पड़ रहा हो। तो इसके लिए सबसे अहम यही है कि सबसे
जो मुश्किल तो है, मगर एक रास्ता जो सस्ता है वो IMF है। और IMF का रास्ता जो है वो अपना इसलिए जरूरी है क्योंकि IMF कैसे खुलेगा तो जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी बड़ी उसको जो देख रहे हैं कि IMF जो है पाकिस्तान क्या रेटिंग करता है, पाकिस्तान IMF के साथ कैसे बिहेव करता है, वो भी फिर अपना दिल खोलेंगे। अब तक हमें हमारे मालिक की काफी यानी अगर ये IMF का कॉन्ट्रैक्ट होना इतना जरूरी था तो फिर इसहाक डार साहब की ऐसी पोस्ट स्टेटमेंट्स आना और कहना आई डोंट केयर और नहीं हो रहा तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि बड़ा इन्हिसार कर रहे हैं हमारे दोस्त ममालिक भी हम सब पे। तो फिर मेरा ख्याल है बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, जिस तरह डार साहब अपने आप को सो कॉल्ड क्लेम करते हैं कि आई एम एन इकोनॉमिस्ट होते हुए तो फिर उनके बड़े बैड डिसीजंस थे IMF के साथ इस तरह से सख्ती से पेश आना। असल में जो इसहाक डार साहब पहले जिस तरीके से उनकी पहली एक परफॉर्मेंस रही है ये PTI के दौर से पहले, आपने देखा कि डॉलर जो था वो उसका रेट कम था, इंटरेस्ट रेट भी कम थे और महंगाई भी जो है वो कंट्रोल थी, क्योंकि यहाँ पे जो डॉलर की अमाउंट जो है वो जो पैरिटी है वो कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो जो हमारी जो मार्केट है वो कुछ जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर काम करती है, यानी इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होती है हमारे यहाँ पे, डिमांड फुल नहीं है, यानी हमारी डिमांड ज्यादा नहीं है, जो सप्लाई आ रही है वो महंगी आ रही है। जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे तो उससे कोई इन्फ्लेशन जो है वो क्या होगा कि इन्फ्लेशन ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज कराएगी और कॉस्ट इंक्रीज कराएगी मजीद इन्फ्लेशन में। तो ये सिचुएशन ये है कि हमें वो उस वक्त जो है वो डॉलर्स मिल रहे थे, उस वक्त जो है वो डॉलर्स अवेलेबिलिटी थी और शायद वही कैलकुलेशन करके जो है वो खानदार साहब ने इस वक्त अपनी जो है वो माइटी जो है वो KPI लगाया होगा और वो शायद पड़ गया होगा। लेकिन अब जाहिर है कि पार्टी साहब भी लगे हुए हैं कोशिश में मसरूफ सारे के किसी तरीके से IMF का फंक्शन जो है वो हो जाए और उसके जो है वो नहीं है क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा जोर लगाया जा रहा है कि IMF का फंक्शन हो जाए, मगर यहाँ पे जो अवाम के ऊपर सुपर टैलेंट क्लास के ऊपर जो एक बॉम्ब है दैट इज जो जिसे कहते हैं ना अनजस्ट, और उसके अंदर एक आदमी ₹1,00,000 फॉर एग्जांपल है और अगर उसके ऊपर ये सुपर टैक्स ₹1,20,000 महीने की पे जो है अगर ये सुपर टैक्स 2-2.5% का टैक्स है ये काफी लगता है, तो आपके सामने आजकल जहाँ पे किराए कहाँ पे चले गए हैं, पेट्रोल की कीमतें चली गई हैं, स्कूलों की फीसें कहाँ पे चली गई है, फूड इन्फ्लेशन आप देखें 40% के गिर रही है और इस तमाम और इस लोगों के क्रेडिट कार्ड के बिल्स कितने इकट्ठे हो रहे हैं। और आप क्रेडिट कार्ड पे देखते हैं इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो क्रेडिट कार्ड के बिल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो उसकी अगली तनख्वाह कितनी कम हो जाएगी उसकी पेमेंट के लिए, तो और ऊपर से ये सुपर टैक्स, ठीक तमाम चीजें जो है वो बहुत देखने की जरूरत है कि यहाँ पे PSDP को कम कर देते, इस टैक्स के ऊपर थोड़ा सा जो है वो कर लेनी चाहिए। और क्योंकि जब एक और बात बड़ी अहम है कि डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी, यानी एक शख्स के पास बचने के पैसे नहीं होंगे तो जो लोकल इकोनॉमी है वो भी नीचे आती रहेगी, यानी जब खरीदने के लिए पैसे नहीं किसी के पास तो आप खरीदेगा, जब बाइंग पावर आवाम से जब बाइंग पावर खत्म हो जाएगी, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, किस तरह से सिचुएशन चलेगी सर? बिल्कुल ऐसे ही। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? अब सारी जो बजट आया है अभी और बजट के ऊपर हुकूमत ने बड़ा चंद रोज़ तो बड़ा जो है वो मुबारकबादें दी और इधर उधर मिठाइयाँ बांटी कि हमने बड़ा ज़बरदस्त बजट दिया है, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? देखिए बजट के ऊपर जो है वो एतराज IMF ने पहले दिन से जो है जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उठा दिया था और उसका वो किस तरीके से आता है कि आपके सामने फाइनेंस बिल जो है वो साथ ही उसको अमेंडमेंट कर दी गई और साथ ही टैक्स लगा दिए गए। देखिए ये बहुत सुनहरा मौका था कि उनको जो है वो टैक्स लगा सकते थे, उनके ऊपर जो टैक्स नहीं देते कर सकते थे, मगर इन्होंने जो है वो चूज किया कि पहले से जो टैक्स दे रहे हैं उन पर टैक्स लगाना। तो ये बजट की सबसे बड़ी जो है खामी मेरे सामने मुझे नजर आई है और ये सिचुएशन जो है बहुत 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 किस्म प्रेशर डाल सकती है सैलरी क्लास के ऊपर। सैलरीड क्लास तो हमेशा से मुश्किल में है और ज़ाहिर सबसे ज़्यादा टैक्स भी उनसे ही लिया जाता है, तमाम तर बोझ उन पर डाला जाता है,
जिस तरह से जिस इलाके के अंदर कहीं पे बिजली चोरी हो रही हो तो जो सारे बिल देने वाले लोग होते हैं बर्डन उनके ऊपर आ जाता है बिजली चोरी होने का। सिमिलरली सैलरीड क्लास यहाँ पे चूँकि दे कैन नॉट अवॉइड द टैक्सेस, तो उनसे ही टैक्स सारा गेन किया जाता है यहाँ पे। सर डॉलर की अगर प्राइस देखें, जिस तरह से डॉलर की कमी आई है ईद के बाद, हाउ डू यू सी, क्या डॉलर की प्राइस फिर से एकदम इन्फ्लेट करेगी, बढ़ेगी डॉलर की प्राइस, या आप क्या समझते हैं कम होकर इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट डिफरेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्या होगा? देखिए, अगर तो IMF का पैकेज पाकिस्तान को मिल जाता है, ठीक, और पाकिस्तान का पहले ही हो जाता है, जैसे आपने देखा कि 2 दिन में स्टॉक मार्केट ने जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई, स्टॉक मार्केट को अच्छी न्यूज मिली कि IMF जो है वो पैकेज हो सकता है, जिसके ऊपर काफी शहबाज शरीफ साहब भी लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है कुछ इकदाम भी बजट के अंदर कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो डॉलर की को है वो फ्री फ्लोट किया गया है, तो उस हवाले से आपने देखा कि स्टॉक मार्केट ने अच्छा बिहेव किया। आपने ये भी देखा कि आज 2 कंसेक्यूटिव सेशन हुए हैं, 2 दिनों में जो कदर है वो कदर बेहतर हुई है जी। ऐसी है, तो अगर IMF का पैकेज किसी भी दूसरी कंडीशन के अलावा हो जाता है और उसके साथ साथ आपको कमिटमेंट फुलफिल होना शुरू हो जाती हैं, तो जाहिर है कि कम होगा। इस पे इम्कान जो है वो ये बहुत बिलीक है, बहुत कम है कि अभी IMF ने दूसरी बातें जो फेयर ऑफ डॉलर की बात की है उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वहाँ पे जो है उसको वेवर दिया जाए, उसको नरमी बनेगा, उसके ऊपर वो सोचेगा, उसको देखेगा। अगर तो IMF सोचता है तो जाहिर है कि जो डॉलर है उसके ऊपर प्रेशर लो होगा, लेकिन अगर IMF का पैकेज नहीं होता तो फिर उसके बाद जो है सिचुएशन काफी गंभीर हो सकती है। उसके ऊपर वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो है वो आर्टिकल्स हैं, ब्लूमबर्ग की आर्टिकल्स है, इसके अलावा दूसरी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो आर्टिकल्स जो है वो शाया कर रही है क्या तरीकेकार होगा, पाकिस्तान के पास डॉलर बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब आपको उन्होंने बताया कि जहाँ तक जो है सकता है पाकिस्तान किसी भी किस्म के डिफॉल्ट को जो है वो इतनी मुद्दत तक खेच सकता है, उसके बाद तक जो है अगर उसके बाद और डॉलर्स की अगर हो जाती है कि पाकिस्तान की कोई बहुत अच्छी कोई प्राइवेटाइजेशन कमीशन काम करता है, पाकिस्तान को कोई एसेट बेस पे पैसे मिल जाते हैं, तो फिर और टाइम आगे गुजर जाएगा। मगर सबसे अहम जो है वो यही है कि अगर IMF का पैकेज बहाल हो जाता है, जिसके पीछे इस वक्त सर जोड़ के सारे कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हो जाता है तो पाकिस्तान की जो टाइम गेन है वो जरा एक्सटेंशन मिल जाएगी, और पाकिस्तान दूसरे तरीकों को, दूसरी बिजनेस को इंक्रीज करने का, दूसरी चीजों को बेहतर करने का जो है मौका मिल जाएगा। अगर IMF का पैकेज नहीं होता तो हमारी हालात ऐसे होंगे कि हमारी जेब में चंद $1 है और उसके साथ हमने बहुत कुछ खरीदना है, हमने उधार भी काटना है, ये सारी चीजें जो है वो कैसे होंगी, ये एक बहुत बड़ा जो है ना सवालिया निशान। सर जिस तरह से अभी देखा कि पोर्ट कासिम है, कराची पोर्ट्स हैं, उनको लीज पे दे दिया गया है, और अब कहा जा रहा है शायद इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी लीज पे देने का सोच रहे हैं, और बहुत सी ऐसी जो जगह उनको लीज पे देने का पाकिस्तान सोच रहा है अपने फॉरेन किसी भी इन्वेस्टर्स को। आप क्या समझते हैं, क्या ये एक अच्छा इनिशिएटिव है इस तरह से लीज पे देना चीज़ों को? सर देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपनी जो एसेट्स है उनको संभाल के रखना चाहिए, हमें अपने एसेट्स को वर्केबल बनाना चाहिए, हमें अपने एसेट्स को जो जनरेशन का पहिया बनाना चाहिए। मतलब इस वक्त ये तीनों चीजें जो है ना हमारे कोई भी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं वो इस तरीके से हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बड़ी अमाउंट देनी है। आप देखें ना कि $24 अरब जो है इस साल देना है, $24 अरब, उसके अगले साल तकरीबन $73 अरब 3 सालों के अंदर आप क्या करने हैं, तो कहाँ से करने हैं? ये दो तरीके थे। एक रेमिटेंस बहुत इंक्रीज हो जाती जो कि हमें नजर आया कि वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में चलेगी, फिर एक्सपोर्ट को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना चाहिए था, मगर एक्सपोर्ट भी आपने देखा कि वो ईयर पिछले साल के मुकाबले में वो कम हो गई। हमने ये भी देखा कि भी जो है वो भी ग्रोथ कम हो गई। तो हमारे पास बचता है दो ही तरीके, या तो और उधार ले लो, फिर अपने जो है वो एसेट्स पे और उधार लेंगे और सूद अदा करना पड़ेगा। तो सबकी इस वक्त वाहिद हल यही है कि एसेट्स को जो है वो इस तरीके से या इस तरीके से जो है वो गिरवी रखाएं, इस तरीके से जो है लीज आउट करो कि जिसमें हमारी मलकियत के राइट से मुतासिर ना हो, और जो इन्वेस्टर है उसको भी इजीली रेवेन्यू गेन करने का मौका मिल सके,
और पाकिस्तान के हक में ये बेहतर हो। इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे फ्रेंडली सिचुएशंस क्रिएट की जाएं कि इन्वेस्टर को पुल अप किया जाए पाकिस्तान की तरफ और वो यहाँ पर इन्वेस्ट करे आके। और बहुत से मौके हैं, आई मीन एयरपोर्ट को लीज पे देना, पोर्ट्स को लीज पे देने के अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस पे इन्वेस्टर को पुल अप किया जा सकता है मुल्क के अंदर। गवर्नमेंट का फोकस इस तरफ क्यों नहीं होता कि इन्वेस्टर्स को किसी पॉजिटिव साइड पे दिया जाए, ना कि अपने एसेट्स को गिरवी रखवाने वाली बात। सर, व्हाई आर दे डूइंग दिस? सर देखें, दो चीजें बड़ी अहम है इसके अंदर। पहले तो ऐसा जो गिरवी लगाने वाली अगर मैं बात करूं तो बात यह है कि इजराइल ने भी इंडिया के अडानी को $2 अरब का अपना एक बंदरगाह लीज पे दी है। तो अगर इजराइल इतना पावरफुल कंट्री जो है जिसके पीछे अमेरिका कुछ कर सकता है, तो हम भी जो है काम कर सकते हैं। एक तो बात ये, दूसरी बात कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी और माफिया है बीच में, जो डीलिंग टैक्टिक्स होती हैं, जिसके एक बंदा बिजनेस करने वाला एक इन्वेस्टर आता है और उसको 50 से 100 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो बड़ा खतरनाक है। उस सिचुएशन के अंदर अभी शहबाज शरीफ साहब और सबने मिलकर जो है एक फोरम भी बनाया है कि जिसके अंदर इन्वेस्टर को फौरी तौर पे रिलीफ दिया जा सकेगा। ठीक है। वो अगर कामयाब हो जाता है तो फिर इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में आना शुरू होंगे, मगर उसकी कामयाबी फिर से डिपेंड करती है उन ब्यूरोक्रेसी पे जो इस प्रोग्राम के साथ मुस्लिम है। यहाँ तो बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कि कोई इन्वेस्टर है इसके ऊपर पूरी जो है वो नजर होगी, वो ये इन्वेस्टर जो है उसका बहाल हो सकता है पाकिस्तान। यानी बड़ा ज़रूरी होगा यहाँ पे। अगर थोड़ी सी चाइना की बात की जाए, अभी रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान को मतलब $1 बिलियन भी दिया पाकिस्तान को, और कहा कि मज़ीद भी सपोर्ट किया जाएगा, मतलब लोन की मद में ही दिया जाए। जिस तरह चाइना सी पैक के अंदर भी बहुत इंटरेस्टेड है, बिकॉज ऑब्वियसली सबसे बड़ा बेनिफिट तो है ही चाइना का सी पैक रूट के अंदर। अब उसकी मद में आप क्या समझते हैं कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा रशियन ऑयल लेना? और हमने देखा कि कल भी रशिया की सेकंड जो ऑयल का जहाज़ था वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और रशिया से ऑयल की सप्लाई शुरू हो चुकी है, और पाकिस्तान रशिया को पेमेंट्स युआन में कर रहा है। सो करेंसी मैटर्स अ लॉट, बिकॉज यहाँ पे जो एक डॉलर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ था, वो इन्फ्लुएंस कम करना चाह रहा है द अदर ब्लॉक, द रशियन एंड द चाइना ब्लॉक, बिकॉज ऑब्वियसली चाइना रशिया एक नई सुपर पावर, एक नई फ्रेंडली सुपर पावर एंड वन ब्लॉक ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहे हैं और बन चुके हैं। एक्चुअली पाकिस्तान को एक्चुअली पुल अप किया जा रहा है कि अब किसी भी तरह से डॉलर से जान छुड़वाई जाए, युआन करेंसी में और रुबेल के अंदर जो है वो ट्रेड किया जाए, जो पाकिस्तान ने सक्सेसफुली कर भी ली है ट्रेड। अब दूसरा जहाज़ भी आ चुका है। और किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या इसकी वजह से डॉलर पे इम्पैक्ट होगा, डॉलर की कमर टूटेगी इसकी वजह से, आप समझते हैं डॉलर भी स्टेबल रहेगा और ये ट्रेड जो है इसकी वजह से डॉलर को फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, अगर तो पाकिस्तान के पास बहुत इतने डॉलर्स होते कि पाकिस्तान एक्सटर्नल लायबिलिटीज को जो है वो कवर कर सकता, तो यकीनन पाकिस्तान के रुपये के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता कि हम डॉलर में डायरेक्ट पेमेंट ना कर रहे होते। ठीक, अभी भी जो है वो डॉलर क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रहा, और हमारी सबसे बड़ी इम्पोर्ट है वो ऑयल है, पेट्रोलियम है, उसके ऊपर जब हम एक दूसरी करेंसी के अंदर डील कर रहे हैं, जाहिर है कि उसका असर भी जो है वो पॉजिटिव ही पड़ना चाहिए डॉलर के ऊपर। मगर सवाल ये है कि युआन में जो ट्रेड की जा रही है उसको किससे पैक किया जा रहा है? वो डॉलर यही किया जा रहा है या फिर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में किसी दूसरी जो ट्रांजैक्शनल कोई एग्रीमेंट्स हैं? क्योंकि चाइना फर्दर आगे रशिया को पेमेंट कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो रशियन ऑयल है वो स्पेशल डिस्काउंट के ऑयल के ऊपर जो है स्पेशल डिस्काउंट मिली है, इसके ऊपर जो है वो मुतज़ाद इतलात है। मगर ये जरूर है कि जाहिर है कि रशियन ऑयल जो है वो बाकी जो ओपेक कंट्री है उनके ऑयल से कितना है। एक और बात जो सबसे अहम है, उसको यहाँ पे रिफाइन करने के लिए पाकिस्तान का कितना खर्चा आता है, ये भी बड़ा जो है अहम सवालिया निशान है इसके ऊपर। इसमें डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की बड़ी मल्टीपल डिफरेंट स्टेटमेंट्स आई। पहले वो कहते थे रशियन ऑयल पहुंचेगा तो मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट होगा, बड़ा फ़र्क आ जाएगा रेट के ऊपर। फिर वो कहना शुरू हो गए रशियन ऑयल आ भी जाएगा तो रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और अब हमने देख लिया कि रशियन ऑयल आ भी गया है तो पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए, जो ये तो होना ही था, क्योंकि रशियन ऑयल जो है आने के बाद मार्केट लाने तक का जो है वो टाइम है। इस वक्त उनके पास क्योंकि जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो फौरी तौर पे ये सब चीजें मार्केट में ले आएंगे। मगर यस, एक ऐसा टॉरिक था जिसको पिछली हुकूमत ने जो है वो काफी इस्तेमाल किया
जाते हुए कि जो रशियन ऑयल है वो हम ला रहे थे, डिस्काउंट थी। मगर आप देखें ना कि जो पीछे जनवरी फरवरी में पिछले वज़ीर-ए-आज़म ने जो ऐलान किया कि रशिया से हम ले रहे हैं तेल, और उसके बाद जो है वो तकरीबन एक सवा साल जो है ये डिले हुआ। अब कहा ही जाता है कि एक साल में अगर हम रशिया से खास परसेंटेज ऑफ ऑयल जो है जो हम ले सकते हैं हमसे वो लेते तो तकरीबन जो है वो $2 अरब की बचत। अब ये जो $2 अरब की बचत हो सकती है आज चले देर मगर आप किया है, तो उम्मीद करते हैं कि जब पूरा साल रशियन रिस्ट्रिक्शंस आएंगी तो ही ये अंदाजे लगाए जा सकेंगे। ये क्वार्टर बाय क्वार्टर अंदाजे लगाना फिलहाल जो है वो नामुमकिन होगा जब तक रशियन ऑयल मिक्स करके बाहर मार्केट के अंदर नहीं आ, तब तक यानी बाहर जो है मार्केट में नहीं आ सकता। और मतलब अब मैं चाहूँगा अगर थोड़ा सा हम बात कर लें कि यहाँ पे अगर IMF कॉन्ट्रैक्ट नहीं बहाल हो पाता और इस स्टेट पे हमें जाना पड़ जाता है कि IMF इज़ नॉट एग्री टू कंटिन्यू दिस प्रोग्राम विद अस, इसके बाद क्या अगले प्रोग्राम में IMF इंटरेस्टेड होगा इसको रिजेक्ट करने के बाद? जिस तरह जो कि सागदार साहब की स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि IMF हमारे साथ ये प्रोग्राम ख़त्म करे, हम अगले प्रोग्राम के लिए रेडी हैं। अब IMF पिछला 9th रिव्यू कंटिन्यू नहीं कर रहा तो अगला कैसे करेगा सर? जी देखिए अगला वो कर सकता है, तो इसमें सागदार साहब जो है ना वो ठीक फरमा रहे हैं, अगला वो कर सकते हैं। पिछला जो नामुकम्मल खत्म हो जाता है तो नए पैकेज जो है उसके ऊपर बात की जा सकती है, क्योंकि लोन्स की एक खास प्यार, खास कंडीशन और खास हालात होते हैं। अब उन्हीं तीनों बातों को लेके नया पैकेज है वो शुरू हो सकता है, इसमें कोई राय दूसरी नहीं। और जाहिर है कि इस पे डिपेंड नहीं करेगा रिपेमेंट हिस्ट्री पाकिस्तान की। अब IMF की जो पाकिस्तान के साथ हिस्ट्री है उसमें आपने देखा कि दौर में 2-3 जो भी वजीर खजाना पीछे थे उन्होंने मुख्तलिफ कंडीशंस को यहाँ तो नरम करवाया या वेव करवाया, खराब किया। अब जो एक हिस्ट्री बन गई है IMF पाकिस्तान के साथ, IMF जाहिर है कि उस हिस्ट्री को जरूर परखेगा और मजीद सख्त कंडीशन जो है वो लगाती है अगले प्रोग्राम जो कोई नया प्रोग्राम जो पाकिस्तान के साथ कर सकता है। अब ये डिपेंड कर, लेकिन नया प्रोग्राम जो है वो मुझे ये लगता है कि इलेक्शन के बाद नई हुकूमत जो है वो ही मैंडेट रखेगी IMF के साथ डील करने का, ना तो ये इंटरिम गवर्नमेंट कर पाएगी और ना ही अभी भी मेरे ख्याल में इस बात कैसे मेरे कानों से गुजरी है, नजरों से गुजरी है कि वो जो भी बनेगी वो IMF के साथ वो करेगी और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम जो है दूसरा प्रोग्राम जो है वो IMF के साथ कर सकते हैं। IMF के साथ दूसरा प्रोग्राम कंटिन्यू हो सकता है अगर ये प्रोग्राम ना भी हो। इस प्रोग्राम ना होने का क्या इम्पैक्ट आएगा सर? जिस तरह से कहा जा रहा है मार्केट के अंदर ये प्रोग्राम ना हुआ तो जिस तरह डॉलर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर जाएगा, 350-400 पे चला जाएगा, क्या ऐसी कोई खबरें हैं अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होता तो? देखिए अभी मैं एक आर्टिकल देखा था उसमें कहा कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है एक खास तरीके से निकाला जाता है, तो पाकिस्तान का जो रुपया है वो तकरीबन 322 रुपए तक जो है। एक और मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि श्रीलंका का जब डिफॉल्ट हुआ था तो श्रीलंका डिफॉल्ट से पहले 58% उसका जो करेंसी थी वो डीवैल्यू हुई थी। डिफॉल्ट के बाद 17% मजीद हुई थी और यानी ये टोटल मिला के आप निकालें कि 73% की वैल्यू हुआ उसका, और उसके बाद वो वापस एप्रिशिएट होना शुरू हुआ जहां पे जब रुकने के बाद डिफॉल्ट के बाद वापस जब उसने जमात उठाए और वो अपने 13% जो है 13% वापस एप्रिशिएट हो गया। पाकिस्तान का रुपया 90% तक डेप्रिशिएट हो चुका है, अभी डिफॉल्ट तो हुआ नहीं है और अल्लाह ना करे कि हो डिफॉल्ट वो अभी दूर है और अभी पाकिस्तान का रुपया गिरना था। IMF से बातचीत के बाद निकलने की जो है वो उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन अगर IMF का पैकेज नहीं होता तो जाहिर है ये जो इस वो मजीद जो है वो गिरेगा और जब मजीद इस पर 286 रुपए का इस डॉलर है तो 300 क्रॉस कर सकता है। मगर इस वक्त जो है वो सिचुएशन जिस तरीके से ओपन मार्केट में है वो मुझे लग रहा है कि इस वक्त IMF का पैकेज जो है वो उसकी उम्मीदें कायम है और लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जो है नहीं हुई है और उसके हवाले से तमाम कोशिश की जा रही है कि हम अगले 2-4 दिनों में
जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में IMF के पैकेज को जो को ये जो 30 जून को खत्म होना है, इसके ऊपर हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो मिल जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि डॉलर जो है वो इस लिहाज से स्टेबल रहेगा। उम्मीद की जा रही है किसी भी तरह से जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स मिलें और मार्केट स्टेबल रहे, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा इम्पैक्ट है IMF के इस कॉन्ट्रैक्ट का और पाकिस्तान के अंदर तमाम चीज़ें ही इसके अकॉर्डिंगली चल रही हैं। यहाँ पे डॉलर रेट है, डॉलर रेट को देखा जाए तो डॉलर से ही कनेक्टेड है ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मार्केट, और उसके रेट के साथ हर चीज़ यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ती है जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है और जब सारा कुछ यहाँ पर होता है। तो इन दी एंड अली इमरान साहब, मैं चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी बात हम कर सकें पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इकॉनमी है, अब चूँकि इस टाइम पे गवर्नमेंट इलेक्शंस की तरफ ही देख रहे हैं और तमाम ऐसे लग रहा है जो डिसीजंस हैं, जो बजट आया है, ऐसा महसूस हो रहा है इस तरह आगे हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज अक्टूबर इज़ द डेट और उससे पहले शायद निगरान हुकूमत आ जाएगी और ये हुकूमत चली जाएगी और इलेक्शंस की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे मुल्क। तो क्या आप समझते हैं इन हालात के अंदर अगर इलेक्शंस और केयर टेकर सेटअप आता है तो क्या हम कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे या मज़ीद इकॉनमी जो है हमारी डिस्टर्ब होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब केयर टेकर सेटअप आएगा तो यकीनन इससे जो है वो इकोनॉमी बेहतर होगी। जब सराइका और मुल्क की जो पोलिटिकल जो डिस्टेबलाइजेशन है वो खत्म होगी तो जाहिर है कि इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिकल जो पोलिटिकल इकोनॉमी है असल में ये तो जो हमारे हालात बेहतर होंगे तो यकीनन बिजनेस जो है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा और यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी और मार्केट पर भी। अगर किसी तरह से आवाज़ भी आई गेस आ जाए और लोगों को नजर आना शुरू हो जाए कि इलेक्शंस होने वाले हैं, सो दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड एवरीवेयर इन द कंट्री। बहुत शुक्रिया सैयद अली इमरान साहब आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। नाज़रीन, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।